आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.4। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है। तो मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि पहले आप ये चेक कीजिए क्वेश्चन में कि क्या इसके मूल हैं या नहीं हैं, क्या इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं या नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि ज्ञात किए जा सकते हैं तो वे किस प्रकार के हैं, वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं या बराबर हैं या भिन्न भिन्न हैं, कैसे हैं। तो ये हमें आप सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने बताया कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको पता चले कि हाँ इसका कोई हल है कि नहीं है, इसके मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पूरा क्वेश्चन जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, पिछली प्रश्नावली में हम लोगों ने देखा था, जब पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया तब हमको पता चला कि उसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था √-31 एक क्वेश्चन में। तब हमने लिखा कि ये तो एक अवास्तविक संख्या है, अर्थात इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो उतनी माथापच्ची करने के बाद में हमें पता चला, तो उतनी माथापच्ची ना करना पड़े, हमें शुरुआत में ही पता चल जाए कि हाँ इसके मूल हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि आप किसी भी द्विघात समीकरण में ये देख लीजिए कि b² - 4ac इसका मान कैसा आ रहा है। इसका मान जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग शुरुआत में ही तय हो जाएगा कि उसके मूल किस प्रकार से होंगे, उसके मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो मैथमेटिशियन ने बताया कि यदि इसका जो हल है b², मतलब पहले किसी भी द्विघात समीकरण में आप a b से डिफाइन कर लें, उनको आप लिख लें, उसके बाद में इस पर आप रख दें। रखने के बाद में इस फार्मूले पर आप देखें कि उसका उत्तर कैसा आ रहा है। यदि इसका उत्तर आपको धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक, यदि इसका उत्तर आपको धनात्मक प्राप्त होता है तो इसके जो मूल होंगे तो फिर मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। यदि आपको इसका हल जो है वो धनात्मक प्राप्त होता है। अब धनात्मक का मतलब समझ लीजिए, धनात्मक का मतलब क्या कि 0 से ज्यादा, यानी >0। धनात्मक का मतलब ही तो होता है 0 के बाद में ही तो धनात्मक संख्याएं हमें मिलनी शुरू होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि धनात्मक का मतलब क्या है कि >0, 0 से वो सभी संख्याएं बड़ी होंगी जो धनात्मक होंगी। तो यदि ऐसी कोई संख्या आपको उत्तर के रूप में प्राप्त हो रही है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे एवं भिन्न भिन्न होंगे, यानी आपको अलग अलग मूल प्राप्त होंगे x के। और यदि इस b² - 4ac का मान आपको ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, ऋणात्मक, तो फिर इसके मूल, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसे लिख दीजिए आप। तो फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या, ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी हैं वह सभी 0 से छोटी हैं, यानी जो भी ऋणात्मक संख्या होगी वो सदैव 0 से छोटी होगी, इस तरह से, यानी <0। <0 का मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या कोई भी हो, -1, -2, -3, माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या हो आप लिख दीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए और माइनस के बाद में आप चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए। चाहे जितनी अंक यहां लिखते चले जाइए, केवल माइनस का चिन्ह आप आगे लगा दीजिए, बस ये संख्या 0 से छोटी हो जाएगी। ठीक है।
तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वह सब 0 से छोटी होती हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि हाँ लेस देन 0। यहाँ ऋणात्मक का मतलब ये होता है। तो यदि इस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, यानी कि 0 से कम प्राप्त हो जाए, तो फिर इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वहीं पर आप छोड़ दीजिए कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका हम लोग मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। और यदि इस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको 0 प्राप्त हो जाए, तो फिर इसके मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अर्थात इसको हल करने पर यदि आपको 0 प्राप्त हो रहा है तो फिर इसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अच्छा, अब यहां पर एक चीज हम और देख लेते हैं। ये वास्तविक देखो लिखा हुआ है तीनों में, वास्तविक क्या है? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तविक का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। वास्तविक संख्या रेखा हमारी कौन सी होती है? देखिए यही तो होती है। इसमें बीचों बीच में क्या होता है? 0 होता है। इधर जैसे जैसे बढ़ते हैं प्लस की संख्याएं मिलती जाती हैं, और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं माइनस की संख्याएं मिलती जाती हैं। -2, -3, -4, -5। इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यानी कि जो भी मूल प्राप्त होंगे उनको हम इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वह मूल वास्तविक होंगे। जैसे अगर 2 आ गया तो हम दिखा सकते हैं कि भैया 2 यहाँ पर रहेगा। 3 आ गया तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर 3 रहेगा। यदि उसका मूल -3 प्राप्त हो गया तो भी हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये -3 हो गया। -2 प्राप्त हो गया तो भी हम दिखा सकते हैं कि -2 हो गया। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसके अलावा कहीं हमें रूट वाली संख्याएं भी आ गई। जैसे कि कहीं आ गया कि √9 लिखा है, तो √9 बराबर कितना होता है? 3 होता है। तो इसको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पड़ेगा। अच्छा, कहीं पर ऐसा मिल गया आपको कि हाँ √2, तो √2 कितना होता है? 1 का 1 ही होता है वर्गमूल, और 2 है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ये 1 या 2 के बीच में पड़ जाएगा, कहीं इस बीच में पड़ जाएगा। तो इसको भी हम दिखा सकते हैं। या कहीं आपको √5 मिल गया, उसका उत्तर जब हमने मूल निकाला तो हो सकता है हमको √5 प्राप्त हो जाए। तो √5 कितना होता है? 4 का होता है 2, तो √5 है तो इसका मतलब 2, 3 के बीच में कहीं पर आएगा, समथिंग कि 2.3 पड़ेगा। तो 2.3 मतलब ये इसके बीच में पड़ेगा, तकरीबन ये यहाँ पर पड़ेगा। तो इसको हम दिखा सकते हैं। 9th में हमने सीखा था ना कि रूट वाली संख्याओं को कैसे हम दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, तो इसको हम दिखा सकते हैं। लेकिन यदि कहीं ऐसा आ गया कि √-5, या चलो हम ऐसा कर देते हैं कि √-4, तो इसको तो हम नहीं दर्शा सकते हैं ना इस संख्या रेखा पर। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या होती ही नहीं है कि जिसका वर्ग करने पर हमको -4 प्राप्त हो। कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं, तो इसलिए इस संख्या को हम इस पर नहीं दर्शा सकते। तो ये संख्या कैसी होती है? ये अवास्तविक होती है, यानी काल्पनिक होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सब में वास्तविक लगा है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब जो संख्याएं लिखी है सब कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इन सबको हम इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन इस तरह की यदि संख्या आ जाएगी तो वो वास्तविक नहीं है, वो अवास्तविक है, और इसको हम वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो ये यहाँ वास्तविक का मतलब है, इसको समझ लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, इस b² - 4ac को इतना लंबा ना कहना पड़े, इसके लिए इसका एक नाम दे दिया गया। इसको कहा गया कि इतने पूरे का एक नाम है। वो नाम क्या है? विविक्तकर इसे कहा गया, विविक्तकर। ठीक, इसको इतने को कहा गया कि इतना बराबर, इतना आप ना बोलें कि b² - 4ac, इसलिए इसको कह दें विविक्तकर, बस जान जाएंगे। कई क्वेश्चन में तो आ जाता है कि हाँ इसका विविक्तकर ज्ञात कीजिए, मूल नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछ लेता है विविक्तकर ज्ञात कीजिए। अब विविक्तकर ज्ञात कीजिए का मतलब क्या है कि b² - 4ac ज्ञात कीजिए इसका। तो इतना लंबा ना बोलने की वजह से इसको ऐसा इसका एक नाम दे दिया गया। और ये भी कुछ लंबा लगने लगा कि इतना लंबा कौन बोलेगा, तो इसलिए इसको d से प्रदर्शित किया जाने लगा कि इसको d लिख दीजिए, कि इसमें d ज्ञात कीजिए।
यानी इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हम पहले प्रश्न का पहला पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है कि पहले आप चेक कर लीजिए कि इनके मूलों की प्रकृति कैसी है, यदि इनका अस्तित्व हो तो आप मूल ज्ञात कीजिए। अनावश्यक उनको ऐसा नहीं कि आप फार्मूले पर रख के कई स्टेप सॉल्व कर लें, बाद में आपको पता चले कि इसका तो मूल ज्ञात ही नहीं होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। इसमें ये क्या है, ये बराबर है हमारा 2, b कितना है, b है -3, तो हमने लिख दिया -3, और c कितना है, तो c बराबर है 5। अब इसको हम इस पर रख के देख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b स्क्वायर, b कितना है -3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे भी, अगले स्टेप में सॉल्व कीजिए, -3 का स्क्वायर और फिर -4 लिखा है, 4 लिख दिया, a का मान है 2 और फिर गुणे में c का मान कितना है 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा d बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे आप तो -3 गुणे -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 3 3 9, तो ये आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। -4 दूनी 8 पंचे 40, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 9 में से जब आप 40 घटाएंगे तो आपको माइनस का 31 प्राप्त होगा। अब देखिए d बराबर यहाँ पर हमें मिल गया माइनस का 31। हमने क्या लिखा है कि यदि d का मान यानी b स्क्वायर माइनस 4ac पर रखने पर यदि हमको माइनस ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हो जाता है तो फिर इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हमें शुरुआत में पता चल गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी नहीं तो अगर ये ऐसा हम नहीं करते, चेक नहीं करते, तो पहले पूरा सवाल हम इसको सॉल्व कर लेते, तब हमें पता चलता कि अरे इसका तो कोई मूल ही नहीं है। ये लास्ट में आ जाता कि हाँ अंडर रूट -31, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है, अतः इसके कोई भी, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां जहां ऋणात्मक लिखे हैं आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये लेस देन 0 यानी कि 0 से कम है। -31 क्या है, -31 0 से कम है ना, तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस, दूसरा है, ये पहले का दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4 √3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, और उसके बाद में यदि इसका कुछ अस्तित्व होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये बराबर कितना है,
ये बराबर है 3 और b का मान कितना है, तो b बराबर है -4√3 -4√3। ध्यान दीजिएगा b हमारा क्या होता है, जो x के साथ में संख्या लगी होती है वो पूरी हमारी क्या होती है, b होती है। ये हमारी कौन संख्या होती है, जो x² के साथ में लगी होती है। और c हमारी कौन सी होती है, जो कि यहाँ पर संख्या लिखी होती है। तो ये इसके साथ में देखिए x के साथ में कितना लगा हुआ है, ये लगा हुआ है -4√3, तो वही हमने लिख दिया है। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, केवल 4 लिख देते हैं या √3 लिख देते हैं, तो उनका आंसर गलत आने लगता है। फिर लिखते हैं c बराबर यहाँ कितना है, तो c बराबर है 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब इसको हम चेक करते हैं b² - 4ac पर, तो b² - 4ac इस पर हम रखते हैं। तो देखिए b कितना है हमारा -4√3, तो हम लिख देते हैं कि -4 ये इतना c बराबर 4, यहाँ तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए b का स्क्वायर है ना, तो b का मान जो था उसका मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। फिर -4, तो मैंने लिख दिया 4, a का ये लिखा है, इनके बीच में गुणा छिपा है ना, तो a का मान कितना है 3, तो मैंने कर दिया गुणे 3। और फिर c का मान कितना है, तो c का मान है 4, तो मैंने कर दिया गुणे 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का स्क्वायर होगा, यानी माइनस का गुणे माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। 4 का जब स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा। और इनके बीच में क्या छिपा है, गुणा का चिन्ह छिपा है, तो ये हो जाएगा 3। इसको समझ लीजिए, इधर ये लिखा है -4√3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि -4√3 और गुणे -4√3, यही तो लिखा है। तो देखिए माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आगे चूंकि लिखा है पहली संख्या है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिप जाएगा। फिर 4 और 4 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 और √3 के बीच में क्या छिपा है, गुणे का चिन्ह छिपा है, यहाँ पर भी, तो गुणे का चिन्ह आप यहाँ पर लगा दीजिए, चाहे आप उसको ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर √3 और √3 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा। और √9 हो जाएगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और गुणे √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 बराबर होता है 3, यानी कि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमने लिया 3। अब 16 गुणे 3, तो 16 3 48, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। कुछ बच्चे तो यहीं पर गलती कर जाते हैं, तो वही हमने लिख दिया 16 गुणे 3 माइनस 4 3 12, और 12 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो 48। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48 और माइनस 48। अब 48 में से आप 48 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यहीं पर आप चाहो तो लिख दो कि बराबर 0। तो इसमें हमें b² - 4ac का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। तो यदि 0 प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसके मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ b² - 4ac का मान, या = लिख दीजिए, का मान 0 है, अतः इसके मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब यदि क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि उसका अस्तित्व हो तो फिर आप उसको सॉल्व भी कीजिए, यानी कि उन मूलों को ज्ञात भी कीजिए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और कुल के बटे में 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है -4√3। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा था, हमने लगा दिया। फिर ये है -4√3, तो हमने ये लिख दिया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट, अब ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने ज्ञात किया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, 0। तो इसको हमें फिर से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम वहां लिख देंगे कि 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त हुआ है। कुल के बटे में 2a, 2 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान आया था इसमें, ये देखिए a का मान है 3, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 4√3, तो ये कितना हो जाएगा 4√3 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, 0 का घनमूल भी 0 ही होगा, 0 का वर्ग भी 0 ही होगा, 0 का घन भी 0 ही होगा। कुल के बटे में 2 तियाँ 6। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, x बराबर हमें प्राप्त हो गया कि एक बार तो हम 4√3 में 0 को जोड़ेंगे और एक बार हम 4√3 में से 0 को घटाएंगे। तो आप चाहे 0 को किसी भी संख्या में जोड़िए या घटाइए, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो आपको यही प्राप्त होगा कि हाँ 4√3 और बटे में 6। अच्छा, जब जोड़ेंगे तब भी आपको यही प्राप्त होगा और घटाएंगे तब भी आपको यही प्राप्त होगा। अब आप ये चाहें तो इसको 2 बार लिख दें कि हाँ एक मूल हमको ये प्राप्त हो गया और एक मूल हमको ये प्राप्त हो गया, बटे 6। 2 मूल हमको प्राप्त हो गए ना। एक बार हमने इसमें से 4√3 में 0 को जोड़ दिया तो भी हमको 4√3 प्राप्त हो गया, और एक बार हमने 4√3 में से 0 को घटा दिया तो भी हमको 4√3 ही प्राप्त हो गया, बटे में 6 था, बटे में 6 हमने लिख दिया। तो ये हमको दो मूल प्राप्त हो गए। और देखिए ये दोनों मूल कैसे हैं, समान हैं। तो यदि शून्य आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो फिर उसके मूल वास्तविक होंगे। अब ये वास्तविक भी है और बराबर भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बीच में गुणे का चिन्ह छुपा है, तो हम ये देखिए 6 भाग में है तो इसको हम काट सकते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो x के हमको 2 मूल प्राप्त हो गए। कौन कौन सा, 2√3 और बटे में 3, और ये भी हमें यही प्राप्त हो जाएगा कि 2√3 और बटे में 3। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि 3 से √3 को काटने लगो, वो मैंने बताया है पिछले वीडियोज में कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। इसमें देखिए ए बराबर कितना है, ये बराबर है इसमें 2, बी बराबर है -6 और सी बराबर है 3। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा -6 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4ac, तो 4 गुणे ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो 36 में से जब आप 24 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 6 में 4 घटा 2, 3 में 2 घटा 1, 12 प्राप्त हो जाएगा आपको।
तो 12 प्राप्त हुआ है, ये कैसा है, धनात्मक है। देखिए हमें उत्तर कैसा प्राप्त हुआ है, धनात्मक प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसका जो मान आया है वो 0 से अधिक है या 0 से बड़ा है, या यहाँ पर आप धनात्मक लिख सकते हैं, धनात्मक है। अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको अलग अलग दो मूल प्राप्त होंगे, और यदि इसका अस्तित्व हो तो बताया गया है कि यहाँ आपको सॉल्व भी करना है, तो हम लोग सॉल्व किए दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर बी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और कुल के बटे में 2 ये, तो ये हो जाएगा x बराबर, माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ पर सूत्र में, तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। b का मान यहाँ पर कितना था, तो b का मान था -6, तो मैंने लिख दिया -6। b का मान मैंने लिख दिया -6, -6, और फिर देखिए प्लस माइनस का चिन्ह लगा, तो मैंने प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया। अंडर रूट, अब हमको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देखो निकाल रखा है, ये आया था 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 12 और कुल के बटे में 2 ये, 2 गुणे ए का मान कितना था यहाँ पर, ए का मान था 2, तो हम लिख देंगे गुणे 2, क्योंकि इसके लिए गुणा तो छिपा रहता है। तो ये हो जाएगा x बराबर, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और कुल के बटे में 2 दूनी 4। तो देखिए एक बार हमें 6 में अंडर रूट 12 को जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस अंडर रूट 12 और कुल के बटे में 4, और एक बार हमको घटाना है, तो दूसरा मूल हमारा क्या हो जाएगा कि x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 12 और कुल के बटे में 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि गुणे का चिन्ह छिपा हो, यहाँ पर लगा होता तो आप 4 और 6 को काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे काट नहीं सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसको भी आप ऐसे काट नहीं सकते हैं, गुणे का चिन्ह होता तो आप काट देते। ठीक है, यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखते हैं, 12 अंडर रूट 12 लिखा है, इसमें से यदि हम चाहें तो कुछ संख्या को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बाहर निकाल आएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12, 2, इसको हम 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं, इसको यदि हम चाहें। देखिए ये लिखा है 12 अंडर रूट 12, तो अंडर रूट 12 का मतलब क्या कि 12 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए 12 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12 और फिर 2 तियाँ 6, ठीक है, फिर 3 इक्कम 3, तो जिनका जोड़ा बन गया उनको अंडर रूट से बाहर करो तो ये बाहर आ जाएंगे, जिनका जोड़ा नहीं बना वह अंदर ही रहेंगे, तो इसको 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, और यह हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.4 के दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट। लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, और इसके बारे में निर्देश दिया गया है क्वेश्चन में कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो अगर 2 बराबर मूल हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमको 0 प्राप्त होगा, तभी तो उसके मूल बराबर होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि क्या कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो हमको बराबर मूल प्राप्त होते हैं या भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं या कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का यदि मान 0 प्राप्त होता है तो हमें यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो बराबर बराबर प्राप्त होंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम k का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि a बराबर यहाँ पर है 2, हमने लिख दिया 2, फिर b बराबर है k, तो हमने लिख दिया k, और फिर c बराबर है 3, तो हमने 3 लिख दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि तभी इस समीकरण के जो मूल होंगे वो बराबर बराबर होंगे। तो हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको यदि हम इसमें पुट कर दें तो इस समीकरण के जब हम मूल ज्ञात करें तो ये मूल बराबर बराबर हों। तो इसलिए यहाँ पर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा, तभी हम ऐसा मूल प्राप्त कर सकते हैं कि जो बराबर हों। तो k का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए बी स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ है b का मान यहाँ पर कितना है k, तो लिख दीजिए k स्क्वायर, ये ऐसे लिख दीजिए k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया बराबर 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तियाँ 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 0, माइनस 24 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 है, और इधर जाएगा माइनस 24 तो हो जाएगा प्लस 24। तो 0 में प्लस 24 जब जुड़ेगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 0 में 24 जुड़ा तो 24। तो k स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर है, इधर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये k बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 को हम चाहे तो ऐसे लिखा रहने दें तो भी हमारा उत्तर सही है, या इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 का गुणनखंड आप कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 12 तो 24 प्राप्त हो जाएगा, और फिर 2 छक 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 इक्कम 3। देखिए इनका जोड़ा बन गया, ना इनका जोड़ा बना ना इनका जोड़ा बना, जिनका जोड़ा बन गया उनको बाहर फेंक दीजिए, ये आ गए बाहर। तो अंदर कौन बचे रूट के अंदर ये दोनों लोग बचे 2 और 3, इनके बीच में क्या है गुणे का चिन्ह है, यानी इनके बीच में गुणा होना है, तो 2 तियाँ 6। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि k बराबर 2 रूट 6। एक बार इसको समझ लीजिएगा कि जब हम किसी भी संख्या को मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो जो रूट में लिखी हो, उसमें से कुछ हम बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर लिख देते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको गुणा करके अंदर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर पता चलता कि एक और 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जोड़ा और बन जाता, अभी एक 2 और हमें प्राप्त हो जाता, तो इसका भी जोड़ा बन जाता, तब क्या हो जाता, तब ये 2 ये हो जाता और 2 ये हो जाता, तब ये 2 दूनी 4 को हम बाहर लिख देते और अंदर क्या बचता 3 बचता। तो हम इस तरह से लिखते, ठीक है। तो इसको भी आप समझिए। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था दूसरे क्वेश्चन का ये पहला पार्ट। हमने k का मान फाइंड कर लिया। यदि k का यह मान आप इस समीकरण में रख देते हैं तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 2
प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.4 के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। लिखा हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही कंडीशन है, के का आपको ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो इस समीकरण के जो मूल प्राप्त हों वो बराबर बराबर हों, और ऐसा तभी होगा जब इस समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो पहले हम ABC लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद में, और फिर उसके बाद में हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसकी तुलना कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की इसमें हम 0 के बराबर रख करके तुलना कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहले तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। के एक्स का गुणा होगा x के साथ, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। फिर के एक्स का गुणा जब होगा माइनस 2 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए के एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है गुणांक, यहाँ पर x है, यहाँ पर अंक है, अचर पद है। तो अब ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखा दिख रहा है। अब हम इसमें ABC छांट सकते हैं। यहाँ पर हम ABC नहीं छांट सकते थे, नहीं पता कर सकते थे, तो इसलिए हमें इस रूप में इसको गुणा करके लिखना पड़ा। यहाँ पर A क्या है, ये होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लगा होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा है, k, तो हमने लिख दिया k। A का मान है k। फिर देखिए B का मान क्या है, तो B का मान वो होता है जो x के साथ में लगा होता है अंक। तो इसके साथ में क्या लगा है, 2k। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, केवल 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए x के साथ में यहाँ पर लगा है 2k, इसका कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह लगा है तो उसको उसके साथ में लिखते हैं। प्लस का चिन्ह लगा है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस तो सिंगल कोई संख्या लिखी है तो उसके आगे छिप जाता है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना हो जाएगा, माइनस 2k, तो हम लिख देंगे माइनस 2k। और फिर c का मान कितना है, तो c का मान है 6, ये हमने लिख दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस पर हम रख देते हैं। यहाँ पर जो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा वही इस समीकरण में रखने पर हमको ऐसे मूल दिलाएगा जो कि बराबर होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है, b का मान कितना है, माइनस 2k, तो हमने b के स्थान पर, ये b का मान है माइनस 2k, तो हम लिख दिया माइनस 2k। फिर देखिए इस पर स्क्वायर लगा है, हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर लगा है माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है 4, तो लिख दिया 4। a का मान है k, तो हमने लिख दिया k। और c का मान है 6, तो हमने लिख दिया 6 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर होगा तो ये k स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मिल गया 4k स्क्वायर। और माइनस यहाँ पर देखिए 4 गुणे k गुणे 6, तो 4 का गुणा होगा 6 से, तो होगा 4 छक 24, और गुणे k तो हो गया 24k। 24k बराबर 0। ध्यान से देखिए 4k स्क्वायर और 24k में कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें हम 4k कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें 4k कॉमन ले लिया। तो 4k जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या, 4 तो कैंसिल आउट हो गया, एक बार k कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, केवल k। यहाँ पर बचा k, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4 से 4 छक 24, ये कैंसिल हो गया, और फिर k से k कैंसिल हो गया। तो हमें ब्रैकेट के अंदर यही मिला, बराबर 0। अब हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। एक तो हमें 4k और दूसरा k माइनस 6, ये हमें प्राप्त हो गया है। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसका पक्षांतर कर दें, 4k का हम यहाँ से सीधे सीधे पक्षांतर कर दें। तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, तो ये सीधा कहाँ जाएगा, 0 के बट्टे में जाएगा, और 0 को चाहे जिस संख्या से आप भाग देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। और
फिर बाद में इसको हम सॉल्व कर लें, या फिर एक बार हम इसको रख के देख लें, एक बार इसको रख के देख लें क्या आता है। ठीक है, तो चलिए हम पक्षांतर ही किए देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये k-6 बराबर 0 बटे में ये 4k चला गया इधर 4k, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k-6 बराबर 0 को आप किसी भी संख्या से दीजिए, अब ये 4k कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, जब आप इससे भाग देंगे 0 को तो आपको उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 0, इधर लिखा है हमने लिख दिया 0, और इधर -6, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो k बराबर कितना हो गया, 0 में 6 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6, तो k का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 6, यानी k का मान यदि हम इसमें 6 रख दें तो हमको इस समीकरण को हल करने पर दो ऐसे मूल प्राप्त होंगे जो कि बराबर होंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे माना आम की बगिया की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी, तो x का दुगना कितना हो जाएगा, 2 गुणे x यानी 2x। तो हम लिख देंगे आम की बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में बताया गया है कि और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ये यहाँ पर चौड़ाई के नीचे लंबाई लिखी जाएगी, क्योंकि ये लंबाई हमने लिखा है, ये लंबाई हो गई। और आम की बगिया का जब हमें लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमने लिख ही दिया, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर, इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि वो बगिया होगी कैसी, वर्गाकार होगी कि आयताकार, ये आपको लिखा नहीं है, आपको स्वयं गेस करना है। तो गेस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x मीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा है, और लंबाई चौड़ाई में अंतर किस में होता है, आयत में होता है। तो यहाँ पर जो बगिया का क्षेत्रफल निकालेंगे वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई और ये गुणे चौड़ाई, तो हम लिख देंगे 2x गुणे x, चाहे आप ऐसे लिख दो इसको, चाहे आप ऐसे लिख दो कि हाँ x इंटू 2x, और इसको आप जब गुणा करेंगे तो बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर वर्ग मीटर, ये आपको मिल जाएगा उस बगिया का क्षेत्रफल। सीधे सीधे हमने वहीं पर निकाल कर लिख दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए,
बगिया का क्षेत्रफल बताया गया है प्रश्न में कि 800 मीटर स्क्वायर है, जबकि हमने जब चेक किया था यहाँ पर जो माना था हमने उसके अकॉर्डिंग जब हमने निकाला था तो हमें क्या मिला था 2x स्क्वायर। तो हम 800 मीटर स्क्वायर की 2x स्क्वायर से तुलना किए दे रहे हैं, वहीं पर हमें x का मान मिल जाएगा और फिर हम उसी से लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बगिया का क्षेत्रफल कितना है 2x स्क्वायर, जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बताया कितना गया है कि रियल में वहाँ पर उसका दे दिया गया है कि इतना है, तो 800 मीटर स्क्वायर इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया 800 मीटर स्क्वायर या 800 वर्ग मीटर लिख दीजिए। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो 2x स्क्वायर आया था ये भी तो हमारा मीटर स्क्वायर ही था, यानी वर्ग मीटर था वहाँ पर देखिए, तो ये इसलिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब देखिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष में देखिए, चाहे आप x स्क्वायर इधर रखिए फिर 2 का पक्षांतर कीजिए तो ये इसके बट्टे में जाएगा, तब आप भाग दीजिए 2 से 400 आए, चाहे आप सीधे सीधे दे दीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य है, 2 शून्य आप लगा दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका x स्क्वायर और बराबर इधर बचा आपका 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है पक्षांतर होगा तो इस पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 400, तो x बराबर हो जाएगा 20, और 20 कैसा होगा प्लस माइनस, यानी प्लस का भी 20 होगा माइनस का भी 20 होगा। तो ध्यान दीजिए x का जो मान हमने माना चौड़ाई है आयत की, तो इसका मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बगिया की जो चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ उसकी लंबाई जरूर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ x का मान, लेकिन अब चूंकि हमने रूट निकाला है तो रूट धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो हमें दिखाना है यहाँ x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, अतः बगिया की चौड़ाई बराबर, हमने क्या माना था x मीटर, x का मान कितना आया है, ऋणात्मक हो नहीं सकता है तो धनात्मक होगा, धनात्मक कितना प्लस का 20 यानी 20 मीटर, तथा लंबाई यहीं पर आगे लिख देते हैं, तथा लंबाई बराबर, लंबाई हमने क्या माना था 2x मीटर, तो 2 और x के बीच में 2x के बीच में छिपा है गुणे का चिन्ह, तो x का मान कितना आया है 20 मीटर, तो इसकी हम गुणा किए देते हैं 20 से, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 20 तो हो जाएगा 40 मीटर। इस तरह से हमें बगिया की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी, और ये बनाना संभव भी है बगिया। हम चाहते तो पहले यहाँ पर ये देखिए 2x स्क्वायर और ये था 800, तो यहाँ पर इसको चाहते हैं तो हम यहीं पर द्विघात समीकरण इसको बना सकते थे, 2 स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पर था ही, यहाँ पर हम x का गुणांक जो है वो 0 मान लेते, ठीक है 0x लिख देते बीच में, और इसको इधर से माइनस, इधर 400 उधर प्लस में था, इधर आता -400 हो जाता, वहीं पर हम उसको b स्क्वायर -4 इसी पर रख के चेक कर लेते, अगर उसका मान धनात्मक आता तो हम कह देते कि हाँ बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उत्तर निकाला, तो सेम हमें ये भी पता हमें निकालना था ही कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो हमने निकाल ही लिया डायरेक्ट, या आप वैसे शुरू से वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में, हम पहले चेक कर लेंगे फिर निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये प्रश्नावली जो है ये चेक करने पर ही आधारित है कि पहले चेक कर लीजिए उसको कि क्या उसका मूल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है क्या निम्न स्थिति संभव है
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ये हमको 2 हिंट दिया गया है। तो 2 मित्र हैं इसमें, तो हम लिख देते हैं माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दोनों की आयु का हमको योग दिया गया है। दोनों की आयु का योग कितना है कि 20 वर्ष है। जब भी कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि हाँ किन्हीं भी 2 राशियों का आपको योग दे दिया जाए और उसमें से पहली राशि दे दी जाए और दूसरी राशि आपको ज्ञात करनी हो, तो क्या करते हैं, योग में से हम पहली राशि को घटा देते हैं तो हमें दूसरी राशि पता चल जाती है। तो योग है 20, तो हमने लिख दिया 20 और हमने माना कितना है पहले की आयु x, तो हमने 20 में से x को घटा दिया, तो ये हो गई दूसरे वाली मित्र की आयु। ये इतने वर्ष का है, 20 माइनस x वर्ष का। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब इनकी भी उम्र में से 4 साल कम होगा, ये भी 4 साल छोटे रहे होंगे, ये भी 4 साल छोटे रहे होंगे। तो अगर ये 4 साल छोटे रहे होंगे x, तो ये कितना रहे होंगे, ये रहे होंगे x माइनस 4। और अगर ये 4 साल छोटे रहे होंगे 4 साल पहले, तो ये रहे होंगे 16 माइनस x, 16 माइनस x। चाहे आप देखो 20 में से हमको यहाँ पर x घटाना ही है और फिर इसमें से 4 वर्ष में और घटाना है, 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो इसमें से जब आप 4 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस x। चाहे आप इनको जोड़कर एक साथ घटा दें 20 में से, चाहे इनको बारी बारी से घटा दें, उत्तर आपको सेम प्राप्त होगा। तो 20 में से 4 घटा दिया हमने, तो कितना बचा 16, और 16 में से अभी x घटाना बाकी है क्योंकि x का हमें मान ही नहीं पता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16 माइनस x। अब देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना बता रहे हैं, 4 साल पहले था 48 था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर 48। ये 4 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था, हमने लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x का गुणा होगा 16 से, तो ये हो जाएगा 16x। फिर x का गुणा होगा माइनस x से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में -4 का गुणा होगा 16 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 16 चौके 64। और फिर -4 का गुणा जब होगा माइनस x के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 4x। यदि कहीं माइनस प्लस में आप कन्फ्यूज होते हैं तो पिछले वीडियोज को देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। इज इक्वल टू 48। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये पहला पद होता है द्विघात समीकरण में, इसको हम आगे लिख देते हैं। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 16x है, फिर इसके बाद में x वाला पद होता है, तो 16x और 4x, 2 पद हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 16x में जब 4x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20x, तो हम लिख देंगे प्लस 20x। ये हमने प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, जुड़ेंगे तो हमें एक धनात्मक उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए हमने यहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा -64, तो हमने लिख दिया -64। फिर देखिए इधर 48 इधर है, तब ये धनात्मक है, जब ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा -48 बराबर 0। तो अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और देखिए यहाँ पर -64 है और -48 है, तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए आपस में जुड़कर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक दे देंगे। तो 64 और 48 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, हासिल लाइन 1 4 5 और 6 11, 112 हो गया, और ये दोनों ऋणात्मक है इसलिए हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा बराबर 0। अब हमें यहाँ पर बताया गया था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको b स्क्वायर माइनस 4ac पर रख के हम चेक कर लेते हैं, हमें धनात्मक उत्तर प्राप्त होता है या
जीरो प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये स्थिति संभव है, और यदि ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। तो इसको हल करने का मतलब ही क्या है? तो अगर स्थिति संभव होगी तो हम हल कर लेंगे, और नहीं स्थिति संभव होगी तो कोई बात ही नहीं। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान है -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 ही तो है, -1 से गुणा करेंगे तो ये इतना ही तो रहेगा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर चाहे तो 1 लिख दें आप, -1 माइनस का चिन्ह लगा ही था, -1 से जब आप गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आपको यही तो प्राप्त होगा कि -x²। तो चाहे इसको यहाँ लिख दें चाहे वैसे जानिए आप, मैंने पिछले वीडियोज में ध्यान से आपको बताया है कई बार। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सीधे सीधे a बराबर -1। फिर देखिए b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है वही होता है b का मान, तो ये हो जाएगा +20 है यानी कि 20। और c बराबर कितना हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए -112, तो हम लिख देंगे -112। अब देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम देखते हैं, तो इसको चेक करने के लिए तो b² - 4ac इस पर मान रख दीजिए। तो b का मान कितना है, 20 है, 20 का जब स्क्वायर करेंगे आप, यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर है ना, तो जब b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 है 20 का मान b का मान ना, तो 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको 400 प्राप्त हो जाएगा, -4 गुणे a का मान कितना है -1, हमने लिख दिया -1, और फिर c का मान कितना है -112, तो ये -112 हमने लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 400, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का जब गुणा माइनस के साथ होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और 4 एकम 4, और फिर 4 का गुणा करेंगे 112 के साथ, तो ये हो जाएगा 448 बराबर 0। नहीं, यहाँ पर अभी हम इसके जीरो की तुलना थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम इसका मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमें वो थोड़ी ज्ञात करना है कि उसके मूल बराबर हों, अभी तो हम b² - 4ac का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 400 में से जब 448 घटेगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा -48। तो हमको उत्तर कैसा प्राप्त हुआ, हमको एक ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति संभव ही नहीं है। तो इसको हम हल क्या करें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ b² - 4ac ऋणात्मक है, यानी b² - 4ac जो है ये छोटा है किससे, 0 से, यानी b² - 4ac इज लेस देन 0, अर्थात b² - 4ac का मान यहाँ पर ऋणात्मक है। यहाँ b² - 4ac लेस देन 0, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि जब आप इसका मूल ज्ञात करेंगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट में कि √-48, और फिर वो एक अवास्तविक संख्या होगी, उसका आप ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे मूल। तो इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि वो पार्क आयताकार है या वर्गाकार है। तो यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम आशा कर सकते हैं कि जहाँ तक है ये पार्क जो है वर्गाकार होगा, हालांकि आयताकार भी हो सकता है। यदि आप 50 × 8 कर दें, यानी कि लंबाई 50 कर दें, चौड़ाई 8 कर दें, तो आपको 426 का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा आयताकार। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 400 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ज़्यादा संभावना बन रही है कि ये
वर्गाकार ही हो। तो इसलिए हम पहले वर्ग पर इसको चेक कर लेते हैं, यदि आंसर नहीं आएगा तो फिर हम आयत पर रख के चेक करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना पार्क वर्गाकार है, माना पार्क वर्गाकार है, तो पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। चूंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो इसलिए जितनी पार्क की लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई भी हो जाएगी। हम लिख सकते हैं कि पार्क की चौड़ाई बराबर, ये भी x मीटर ही हो जाएगा। हम लिखते हैं प्रश्नानुसार सबसे पहले में बताया गया है कि परिमाप 80 मीटर है, तो जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, या यहां पर हम लिख सकते हैं कि वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया गया है 80 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि भुजा जितनी होती है वर्ग की, उसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो भुजा कितनी है? x मीटर। तो हम यहां पर लिख देते हैं, पहले वर्ग का परिमाप होता है 4a, ये हमने यहां पर लिखा है, यहां पर आप 4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 80 मीटर। ये फार्मूला होता है ना वर्ग के परिमाप का। तो देखिए 4 लिखा है, 4 हमने लिख दिया। a यानी भुजा, भुजा कितनी है? x मीटर है, हमने x मीटर माना है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे x बराबर 80। ध्यान नहीं देना है, यहां पर देखिए 4 ये है, ये भी आपका मीटर ही है, परिमाप आपका मीटर में ही आता है, इधर से मीटर था, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहां पर हम नहीं लिख रहे हैं इसको। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, तो x बराबर हो गया 20 मीटर। x का मान आ गया 20 मीटर। अब इसमें एक कंडीशन और दी गई, उस पर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या सही है। तो बताया गया है कि वर्गाकार जो पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे वर्गाकार, चाहे वर्ग लिख दो या वर्गाकार पार्क लिख दो, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर। और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर दिया जाता है। भुजा कितनी है? भुजा की माप हमें मिली है 20 मीटर। तो हम लिख देते हैं, ये देखिए भुजा कितनी है? x मीटर है ना, इसकी वर्गाकार जो पार्क है इसकी भुजा है x मीटर। तो हम लिख देते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा है x मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ax स्क्वायर है, ये क्या है? ये वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो ये भी तो मीटर स्क्वायर ही होगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये x बराबर हो जाएगा, इसका जब पक्षांतर होगा तो ये इधर स्क्वायर है, उधर जाकर ये रूट लग जाएगा उस 400 पर, तो 400 के ऊपर रूट लग गया। तो ये बराबर हमें क्या मिल जाएगा? x बराबर हमको मिल जाएगा 400 का रूट होता है प्लस माइनस 20, यानी प्लस भी होगा 20 और माइनस भी हो सकता है 20 मीटर। मीटर था ना उसमें, तो हमने मीटर लगा दिया। ये देखिए x का मान कितना आया? प्लस माइनस 20। अब चूंकि पार्क की जो लंबाई या चौड़ाई है वो ऋणात्मक हो नहीं सकती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां x का मान
यहाँ x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः x बराबर 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए, हमने दोनों कंडीशन में देख लिया। हमने परिमाप पर जब चेक किया तो भी हमें 20 मीटर ही मिला, जब क्षेत्रफल पर हमने रखा तो भी हमको 20 मीटर ही मिला। तो इससे स्पष्ट है कि हाँ, उस पार्क की जो भुजा है अर्थात उसकी जो लंबाई है या चौड़ाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि इसमें पूछ रहा था कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई हमने क्या माना है, x मीटर, लंबाई भी है और चौड़ाई भी x मीटर, तो दोनों x मीटर है तो दोनों कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर लंबाई हो जाएगी, 20 मीटर चौड़ाई हो जाएगी, और ये पार्क बनाना संभव है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये पार्क बनाना संभव है तथा पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर एवं चौड़ाई बराबर 20 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने यक्स माना था और यक्स का मान आया है 20, तो इसलिए लंबाई 20 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगी।